फिर से यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस वीडियो को छोड़कर जाएंगे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगी, क्योंकि साइंस के वीवीआई आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जबकि एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाले उसका उत्तर भी बताएंगे, जो कि काफी लाजवाब है। तो आप अंतिम तक जरूर देखिएगा। मां सरस्वती का नाम लीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले। और आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है और आपको पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करेंगे, सब कुछ बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण देकर के समझाइए। तो काफी बढ़िया प्रश्न है। आइए हम लोग जानते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है और इसका एक उदाहरण क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा तो आपको क्या लिखना होगा, कितना लिखना होगा, जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको लिखना होगा कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के जलीय विलयनों को परस्पर मिश्रित करने पर विलयन से एक ठोस पदार्थ अवक्षेपित होता है, जिसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेपित पदार्थ को ही अवक्षेप कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण आपका हो जाएगा कि जल में जब बेरियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट के विलयनों को आपस में जब मिलाया जाता है तो मिलाने पर बेरियम सल्फेट का एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। जैसे कि इसे आपको यहाँ पे समीकरण के माध्यम से समझाया गया और इस समीकरण को आपको लिखना ही होगा। जैसे समीकरण क्या है, ध्यान से देख सकते हैं कि BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड को जब Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट से इसमें मिलाया गया है तो मिलाने के बाद से यह बन क्या रहा है NaCl और BaSO4, यानी कि यहाँ पे यह एक श्वेत अवक्षेप के रूप में यह हमें प्राप्त हो रहा है। तो आपके एग्जाम में आएगा तो फटाफट से ये आपको लिख देना है। ये काफी जबरदस्त प्रश्न है, याद करके रखेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको आगे हम बताएंगे वीडियो के अंतिम में कि इसका PDF वगैरह आपको कहां से मिलेगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी कमाल का प्रश्न है, धमाल मचाने वाला प्रश्न है। अगर आप इसे छोड़ करके जाएंगे तो काफी ज्यादा आपका नुकसान हो सकती है। प्रश्न कह रहा है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जल की अनुपस्थिति में, यानी कि जहां पे जल उपस्थित नहीं होगा वहां पे अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो आपको क्या लिखना होगा, आपके एग्जाम में आएगा तो क्या लिखना होगा आपको, ध्यान दीजिए कि जल की उपस्थिति में अम्ल के आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं हो पाते हैं, अतः जल की अनुपस्थिति में जल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए कि जल की अगर उपस्थिति रहेगी तो अम्ल का आयन उत्पन्न होगा, लेकिन जब जल की अनुपस्थिति हो जाएगी तो अणुओं से हाइड्रोजन आयन वहां से पृथक तब नहीं होगा, तो नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। काफी बढ़िया प्रश्न है, आपको इसको याद करके रखना है। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। और अभिक्रिया आपके सामने दिया गया है कि भाप के साथ लोहा, और दूसरा में दिया गया है दो प्रश्न कि जल के साथ कैल्शियम और जल के साथ पोटेशियम। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपको क्या लिखना होगा। और ध्यान दीजिएगा एक बात कि जब भी आप किसी भी समीकरण को लिखें तो उसे संतुलित जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि पहला कह रहा है कि भाप के साथ लोहा, तो आइए इसे हम लोग इसका समीकरण लिखते हैं। तो भाप के साथ लोहा कह रहा है यानी कि Fe के साथ या H2O कह रहा है, और H2O जो होगा यहाँ पे वह गैस में होगी। जब इसे हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो हम लोग को प्राप्त होगा Fe3O4 प्लस H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस यहां से प्राप्त होगा हम सभी को। अब इसे हम लोग को संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए हम आपको ट्रिक बताए थे, वह वीडियो जरूर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उसमें हम आपको बताए थे कि जो सबसे ज्यादा आपका परमाणु होगा उसको सबसे पहले संतुलित करिएगा जिस तत्व का। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 परमाणु दिया गया है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित कीजिए। ऑक्सीजन यहाँ पे ये आपका LHS होता है, वह वीडियो आप देख लेगा तो आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी। यहाँ पे 4 है तो आपको इसको भी 4 करना होगा, तो यहाँ पे आप 4 लगा दीजिए, यानी कि 4 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया, 4 ऑक्सीजन आपको यहाँ पे भी हो गया। जब ऑक्सीजन 4 हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ पे आपको 8 करना है, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे, यानी कि 4 दूनी 8 ये भी हो गया। उसके बाद से देख रहे हैं कि यहाँ पे Fe3 है, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 लगा देंगे, यानी कि आपका ये समीकरण आपका निकल के चला आया, पहला समीकरण आपका हो गया और आपको पूरा का पूरा यहाँ पे नंबर दे दिया जाएगा। समझ में आ गया। चलिए इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि जल के साथ कैल्शियम। तो आइए देखते हैं कि इसका समीकरण क्या होगा। कह रहा है कि कैल्शियम यानी कि Ca में आपको अभिक्रिया कराना है किससे, H2O से, या और यह जो H2O होगा ये लिक्विड में होगा, यानी कि यह द्रव अवस्था में, यानी कि जल से अभिक्रिया आपकी कराई जा रही है। तो जब भी आप Ca में यानी कि कैल्शियम में H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका प्राप्त होगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 यहाँ पे भी आपको प्राप्त होगा।
अब इसे संतुलित करना आपको, तो संतुलित वाला वीडियो देख लीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, पहले ये चीज आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे भी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपका LHS और RHS होता है, तो आपका LHS हो गया, ये आपका RHS हो गया, दोनों में चेक किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा किस तत्व का परमाणु है, तो हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन का यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, 4 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के केवल 2 ही है। तो यहाँ पे हम इसे 4 करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हम लोग का हो गया क्या चीज, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गया, ये तो बराबर हो गया। लेकिन अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया, बस हम लोग का यहाँ पे संतुलित, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त हो गया, और यहाँ पे जो कैल्शियम 1 है और यहाँ पे भी कैल्शियम 1 ही है, यानी कि हम लोग का ये भी समीकरण संतुलित हो गया। वही समीकरण यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है, तो आप इसे लिख दीजिएगा, आपका पूरा का पूरा यहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए एक और है, उसे आप लोग क्या लिखेगा, उसका समीकरण क्या होगा, उससे आप ध्यान से देखिए, जिससे कि आपके एग्जाम में आता है तो फटाफट से आप उसे बना देंगे, ठीक है। चलिए तो अगला इसी में क्या कह रहा है कि जल के साथ पोटेशियम, तो पोटेशियम यानी कि के, ठीक है, के के साथ अभिक्रिया किससे करवा रहा है, ये जल से करवाने के H2O से, और यहाँ पे भी जो H2O होगा वो क्या होगा, जल के साथ यहाँ पे भी लिक्विड में ही होगा, ठीक है। अब देखिए जब इसे हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, तो जब यहाँ पे हम अभिक्रिया करा रहे हैं तो हम लोग का हमेशा प्राप्त होगा KOH, ठीक है, प्लस H2, यहाँ से भी हम लोग का H2 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे इसे हम लोग संतुलित करना है, तो जब यहाँ पे हम इसे संतुलित करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, और लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे एक और है, 3 है, तो 3 है, तो इसे हम लोग तो संतुलित करना, तो संतुलित करने के लिए हमको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यानी कि 4 हो गया। तो 4 करने के लिए इधर भी हम लोग 4 करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन आपका LHS में हो गया और 4 हाइड्रोजन आपका RHS में हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आपका 2 है, तो यहाँ पे भी अब हम लोग का 2 हो गया। अब लेकिन यहाँ पे पोटेशियम 2 है, तो यहाँ पे पोटेशियम 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पे लगा देंगे। आपका भी ये भी समीकरण जो आपका तैयार हो गया, ये आपका बन गया आपका दूसरा नंबर का समीकरण, ये आपका प्राप्त हुआ, यानी कि ये लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समीकरण को सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन आएगा तो आपको फटाफट तरीके से इस तरीके से बना दे रहा है। काफी बच्चे को समीकरण समझ में नहीं आता है, कैसे लिखा जाता है, हमने यहाँ पे आपको बताया, और 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, और संतुलित वाला वीडियो देखेगा तो कंप्लीट आपको पता चल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमसे भैया क्या कह रहा है, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा और बार बार वीडियो देखिएगा, जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं तभी तो आपको समझ में आएगा। और देखिए आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो फिर दिक्कत हो जाता है यार, ऐसे में प्लीज यार प्लीज आप कंप्लीट वीडियो देखिए, और आपकी जबरदस्त तैयारी होगी, धमाल चैनल वाला तैयार होगी, क्योंकि पिछले साल हमारे से जितने भी बच्चे पढ़े थे, क्योंकि हमारा ही चैनल आपको पता होना चाहिए कि नंबर 1 चैनल था, और इस साल भी नंबर 1 आप लोग बनाएंगे, और हम लोग मिल करके काम करेंगे, आपका रिजल्ट काफी बेहतरीन आएगा, ठीक है। बस मां सरस्वती का नाम लीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कारण बताइए, क्या कारण बताना है, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है, आखिर में क्यों, इसका क्या कारण होता है। तो आइए इसका कारण हम आपको बताते हैं कि इसका कारण क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना होगा कि एल्युमिनियम वायु में उपचयित होकर के अपनी सतह पर ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। यह परत एल्युमिनियम को आगे अभिक्रिया से रोक देती है, अर्थात इसे संक्षारण से क्या करती है, बचाती है। एनोडीकरण द्वारा ऑक्साइड की परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित एवं मजबूत बनाया जा सकता है। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम से बने बर्तनों के प्रयोग में कोई कठिनाइयां नहीं हो सकती है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। एक बार और इसे पढ़िएगा तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, एल्युमिनियम वायु में उपचयित होकर के अपनी सतह पर क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड की परत बना लेता है। यह परत एल्युमिनियम को आगे अभिक्रिया करने से रोक देती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसे संक्षारण से बचाती है। एनोडीकरण द्वारा ऑक्साइड की परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम से बने बर्तनों के प्रयोग में कोई कठिनाइयां नहीं होती है। तो आएगा फटाफट से आपको लिख देना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला देखिए धमाल मचाने वाला प्रश्न क्या है, तो 5वां नंबर है कि हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है बाबू। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, काफी बढ़िया प्रश्न है ये। क्यों आवश्यक है, आपको लिखना होगा कि हमें वनों एवं वन्य जीव का संरक्षण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि वन मृदा तथा वातावरण की रक्षा करते हैं तथा गैसीय जो संतुलन होता है उसको बनाए रखते हैं, उसको स्थापित करते हैं। वन वर्षा में भी सहायक होता है तथा जलवायु का अनुरक्षण भी करते हैं। वन जो होता है वह महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है, ये वन्य प्राणियों को शरण प्रदान करता है। हमें वनों में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा करना चाहिए। आखिर क्यों करनी चाहिए उसके भी बारे में समझिए, क्योंकि वन्य प्राणियों का संरक्षण जैविक विविधता
विविधता एवं महत्वपूर्ण जीवों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक होता है। वन्य जो होता है वह प्राणी आहार श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़िया है। अगर वन खत्म हो जाएगा तो सभी प्राणी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं से हम लोग को क्या है, आपको मतलब उन्हीं से हम लोग का जीवन है। यार देखिए, एक दूसरा मतलब हर एक व्यक्ति किसी न किसी पे निर्भर जरूर है, मतलब कोई चीज किसी न किसी पर निर्भर जरूर है। इसलिए आपको वन, और हम लोग तो सबसे ज्यादा वन पे ही निर्भर है, क्योंकि देखिए अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर तो गए हम लोग, खत्म हो जाएंगे, है ना। इसके लिए ये और आगे बताया जा रहा है कि इनके रहने से पर्यावरण का संतुलन भी कायम रहता है। यानी कि पर्यावरण का जब संतुलन कायम रहता है तो हम लोग अच्छे से जी सकते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर पेड़ पौधा ही खत्म हो जाए तो फिर हम लोग ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो समझिएगा हम तो खत्म ही हो गए। ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा रहा है कि वन हो गया चाहे वन्य जीव हो गए, ठीक है, इनके जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो आपको इतना लिखना होगा, आपका पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे को मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप। अगला देखिए, धमाल मचाने वाला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कैसे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि आयोडीन की कमी से वैसे आपको घेंघा रोग पता है, ठीक है, यानी कि ग्वाइटर जो रोग होता है वो आपको पता है, लेकिन कैसे इसे आप ध्यान से समझिए। ठीक है, ओके, चलिए तो इसमें हम शुरू करते हैं। आपको क्या लिखना होगा अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो, ठीक है, आपको लिखना होगा कि ऑटो ग्रंथियों को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। हमारे शरीर में प्रोटीन और वसा के उपचय को थायरोक्सिन नियंत्रित करता है। यह वृद्धि संतुलन के लिए आवश्यक है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी रहेगी तो हम ग्वाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का लक्षण फूली हुई गर्दन या फिर बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक का हो सकते हैं। यानी कि अगर इसकी कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो ये बीमारी हो जाती है। कौन कौन सी बीमारी होती है, यानी कि गर्दन फूल जाता है जिसे आप लोग घेंघा रोग कहते हैं, और बाहर की ओर से जो हमारे नेत्र होती है गोलक, जो किसी किसी का देखते होंगे, बहुत अब तो नहीं देखने को जल्दी मिल रहा है, हालांकि हॉस्पिटल वगैरह आप जाएंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि किसी किसी का आंख जो होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, नेत्र गोलक जो होता है वह बाहर उभरे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इस रोग से बचने के लिए हम लोग का आयोडीन की मतलब की कमी नहीं होनी चाहिए। आयोडीन युक्त हम लोग का नमक का उपयोग करना चाहिए, इसलिए यह सलाह आप काफी ज्यादा दी जाती है। तो यह क्वेश्चन आएगा तो आपको फटाफट तरीके से आपको लिख देना है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और कैसे होती है। ठीक है, चलिए तो कौन सी बीमारी होती है आपको पता है, घेंघा यानी कि ग्वाइटर, घेंघा और ग्वाइटर रोग होती है। ओके, कैसे होती है आपको हमने समझाया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला धमाल मचाने वाला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न देखिए, वैसे देखिए जितना प्रश्न आपको बताएं, देखिए प्रत्येक वीडियो में हम कोशिश किए हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट का 10-10 क्वेश्चन बताएंगे, इस तरीके से फिर 10-10 क्वेश्चन बताएंगे, मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको बता देंगे जिससे आपके एग्जाम में एक भी डाउट्स नहीं रहेगा। सारा का सारा क्वेश्चन आप करके आइएगा बहुत ही मजेदार और शानदार तरीके से। ओके, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न कह रहा है कि एमीटर और वोल्टीमीटर को विद्युतीय परिपथ के साथ क्रमशः श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि एमीटर और वोल्टीमीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है। आइए इसे हम समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और एक क्वेश्चन आपके लिए इंटर के लिए भी मतलब कि ये जरूरी है, यानी कि आगे क्लास के लिए भी ये जरूरी है, तो काफी जरूरी है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ध्यान समझिएगा। इसका आंसर क्या लिखेगा कि एमीटर धारा मापने की युक्ति है। क्या है एमीटर, क्या है धारा मापने की युक्ति है। और आपको बताना चाहेंगे कि अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप भी प्रश्न बनता है, तो जो बच्चे अगर सब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगा। और काफी जगह आपकी केवल ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो रही है, तो ऐसा ना करें आप। सब्जेक्टिव आपकी रिजल्ट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है सब्जेक्टिव की, क्योंकि सब्जेक्टिव आप तैयार करके रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है, सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो देखिए लिखना होगा आपको कि एमीटर धारा मापने की युक्ति है, अतः इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि कुल धारा इससे प्रवाहित हो। क्यों जोड़ा जाता है, ताकि कुल धारा इसी से प्रवाहित हो। इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होने के कारण प्रवाहित धारा का परिमाण जो होता है वह नहीं बदलता है। और वोल्टीमीटर विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की युक्ति है, अतः इसे उन दो बिंदुओं के समानांतर में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण यह परिपथ से नगण्य धारा लेता है। तो बस आपको इतना लिख देनी है, यही तो कारण होता है। इसलिए एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टीमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि एमीटर को किस में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम याद कर लीजिए, और वोल्टीमीटर को किस में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं धमाल मचाने वाला प्रश्न। अगला क्या कह रहा है, जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं है प्लीज यार लाइक करो फटाफट से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल सकती है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि YouTube का ही रूल है, हम तो कुछ नहीं कर नहीं सकते हैं। चलिए प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो ध्यान दीजिए कि विद्युत बल्ब जो होता है वह कांच का बना होता है। इसके अंदर टंगस्टन तार का तंतु होता है, यानी कि फिलामेंट होता है।
बल्बों के अंदर की हवा निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में फिलामेंट से धारा प्रवाहित कराई जाए मतलब की जाएगी तो गर्म होने पर यह आक्सीकृत होकर के भंगुर हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। टूट के भंगुर का मतलब क्या होता है? वह चकनाचूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। निष्क्रिय गैस होने से टंगस्टन के फिलामेंट वाष्पित नहीं होते हैं एवं बल्ब से निरंतर प्रकाश प्राप्त होती रहती है, इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ये क्वेश्चन आपको लिखना होगा, काफी जबरदस्त, काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। बिल्कुल, चलिए तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अंतिम में आपको बताएंगे कि यह पीडीएफ वगैरह आपको कहां पे मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, धमाल मचाने वाला प्रश्न, काफी जबरदस्त प्रश्न, याद करके रखिएगा। प्रश्न कह रहा है कि विद्युत ट्विस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव विद्युत शुद्ध धातु के न बना करके किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? जो विद्युत के टेस्टर होते हैं, जो विद्युत की स्त्रियां होती है, यानी कि जो प्रेस वगैरह आप करते हैं, आयरन वगैरह होते हैं, इसका जो अवयव होते हैं वह शुद्ध धातु को न बना करके मिश्र धातु को बनाया जाता है। आखिर क्या, क्यों बनाया जाता है, क्या कारण होता है इसका? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, याद करना आपको, लिखना होगा आपको कि विद्युत तापन युक्तियों में मिश्र धातु के चालक इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता एवं गलनांक के मान शुद्ध धातु की अपेक्षा बहुत ही अधिक होती है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मिश्र धातु की प्रतिरोधकता एवं गलनांक के मान शुद्ध धातु की अपेक्षा क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। इससे इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और यह पिघलता नहीं है, इसलिए विद्युत ट्विस्टरों या फिर विद्युत स्त्रियों का तापन अवयव शुद्ध धातु को न बना करके किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। ठीक है, यह आएगा तो आपको लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, क्योंकि ये स्नेल का नियम आ गया। क्वेश्चन काफी जबरदस्त, धमाल मचाने वाला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना होगा, फटाफट से कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों को शेयर कीजिए। तो चलिए प्रश्न कह रहे हैं कि स्नेल का नियम क्या है, और काफी बढ़िया प्रश्न है, काफी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रश्न इसका उत्तर होगा कि स्नेल का नियम जो है वो अपवर्तन का दूसरा नियम है, जो इस प्रकार से है कि आपतन कोण की जया यानी कि साइन आई, क्या चीज? आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर। ठीक है, साइन आर का अनुपात निश्चित होता है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं और इसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है। तो आपको क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिए एक बार और इसे आपको बताते हैं कि स्नेल का नियम अपवर्तन का दूसरा नियम है, जो इस प्रकार है कि आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात निश्चित होता है, जिसे हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा गया कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी जबरदस्त है। चलिए अब बताते हैं आपको कि मॉडल पेपर वगैरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी, एक नहीं पूरे 5 मॉडल सेट जारी कर दिया गया है सभी सब्जेक्ट का। अगर आप बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या करना होगा आपको? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको गूगल को ओपन करना है, गूगल क्रोम को, इसमें इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है DLS एजुकेशन, क्योंकि यहीं पे हम लिंक दिए हुए हैं। आपको जो चैनल का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने यहाँ पे DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए डाउनलोड करने का लिंक आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि मैट्रिक आप मॉडल पेपर डाउनलोड PDF 2022 के लिए 2022 के लिए 2022 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी। अब आपको परेशान नहीं होना है, आपको गर्दा मचाना है। देख सकते हैं 5 मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी चीजें पढ़ लेना है कि मॉडल पेपर क्यों जारी किया जाता है। सब कुछ पढ़ने के बाद से देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद से मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे लिंक जो है डाल दिया गया है। ये आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइंस है, साइंस के सामने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 5 आपका ओपन हो गया है कि मॉडल सेट आपका 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए। आप किसी पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं, जैसे कि मॉडल सेट 1 पे क्लिक करते हैं तो आपका मॉडल सेट 1 जो है देखिए यहाँ पे जारी कर दिया गया। यहाँ पे आपको आ चुका है यहाँ पे मॉडल पेपर, और अपने मोबाइल से फटाफट से कर सकते हैं। तो और ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी रुकिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे अगर आप 5वें मॉडल पेपर पे क्लिक करते हैं तो फटाफट से देखिए ये ओपन हो जाएगा। 5वें मॉडल पेपर पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ चुका है 5वां मॉडल पेपर, देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका, और इसको बता दें कि इसका आंसर जो होगा वह सबका लास्ट में मिलेगा। ठीक है, यानी कि मॉडल पेपर जैसे ही समाप्त होगा उसके लास्ट में आपको आंसर की मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर की है। तो फटाफट से जल्दी से आप सर्च कीजिए और जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि इसी तरह कमाल वीडियो आपको मिला करे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाए, एकदम धमाल मचाना आपको इस साल परीक्षा में, क्योंकि देखिए आपके पास अब समय काफी कम है। तो फिर मिलती इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप उसे भी दबा करके आप पहुंच सकते हैं अगर दिक्कत होता है तो।